हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम है टॉक इन हील में। आज हम करने वाले हैं गहरी पड़ताल भारत में 2026 के कंज्यूमर टेक ट्रेंड्स क्या होने वाले हैं। सोचो आज से सिर्फ 2 साल बाद हमारी टेक लाइफ कितनी अलग हो सकती है। काफी कुछ बदलने वाला है, राइट? बिल्कुल। और ये सिर्फ नए नए फोन मॉडल्स या गैजेट्स की बात नहीं है। ये एक पूरा शिफ्ट है कि हम कैसे जिएंगे, कैसे काम करेंगे, शायद दोस्तों से कनेक्ट करने का तरीका भी बदल जाए। इंडिया डेफिनेटली एक टेक सुपर पावर बनने की रेस में है और 2026 एक मेजर एक अहम पड़ाव लग रहा है इस जर्नी का। ओके ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलो शुरू करते हैं उस चीज से जो सबके पास है, स्मार्टफोन। पर अब ये सिर्फ फोन नहीं रहे, इनमें एआई घुस गया है। ये एआई वाले स्मार्टफोन्स का क्या सीन है? मतलब ये सिर्फ हाइप है या सच में कुछ काम का है? अरे बहुत काम का है और सीन भी बड़ा है। ग्लोबल लेवल पे ही देख लो, जो वेरिएबल्स में एआई है उसका मार्केट साइज 2032 तक $200 बिलियन क्रॉस करने का प्रिडिक्शन है। और इसमें इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये मार्केट एवरेज हर साल 20.5% से बढ़ रहा है, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 20.5% है। अच्छा। हाँ, सिंपल भाषा में हर साल ग्रोथ पिछले साल की ग्रोथ के ऊपर बिल्ड हो रही है। तो एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा है। 20.5% CAGR, ये तो काफी सॉलिड लग रहा है। पर इंडिया में लोग क्या सोच रहे हैं? क्या हम इंडियंस रेडी हैं एआई फोन के लिए, या अभी भी कैमरा और बैटरी ही मेन फोकस है? यही तो बदलाव आ रहा है। एक रीसेंट सर्वे में पता चला कि 70% से ज्यादा इंडियन कंज्यूमर्स अब नया फोन लेते वक्त एआई फीचर्स को काफी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मतलब पहले लोग पूछते थे कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, अब पूछ रहे हैं यार इसमें एआई क्या क्या करता है। इंटरेस्टिंग। चीजें जैसे आवाज पहचानना, मतलब वॉइस रिकग्निशन, या रियल टाइम में भाषा बदल देना, ट्रांसलेशन, ये सब प्रायोरिटी बन गई हैं। इंटरेस्टिंग। तो ये एआई फीचर्स असल में करते क्या है? मेरी डेली लाइफ में कैसे फिट होंगे? कोई एग्जांपल्स? कई तरीके हैं। एक तो है ऑन डिवाइस एआई प्रोसेसिंग। इसका मतलब फोन खुद ही बिना इंटरनेट कनेक्शन के काफी स्मार्ट चीजें कर सकता है। सोचो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, नेटवर्क नहीं है, पर आपका फोन रियल टाइम में किसी साइन बोर्ड की लैंग्वेज ट्रांसलेट कर देता है। कुछ एडवांस्ड फोन्स तो इमोशन डिटेक्शन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। इमोशन डिटेक्शन? सीरियसली? फोन बताएगा कि सामने वाला दुखी है या खुश? थोड़ा थोड़ा क्रीपी नहीं है? फिर आती है जेनरेटिव एआई, स्पेसिफिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या एलएलएम्स। ये बेसिकली बड़े लैंग्वेज डेटा सेट्स पर ट्रेन किए गए एआई मॉडल्स हैं जो टेक्स्ट जेनरेट कर सकते हैं। यह प्रीमियम फोन्स में आ रहे हैं। आपके लिए ईमेल्स लिख सकते हैं, मीटिंग नोट समराइज कर सकते हैं, कंटेंट आइडियाज दे सकते हैं। एक पर्सनल असिस्टेंट हमेशा आपके साथ। ओके, जेन एआई का पोटेंशियल तो दिख रहा है। और वियरेबल्स का क्या? स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस बैंड्स, उनमें एआई क्या कर रहा है? सिर्फ स्टेप्स काउंट कर रहा है? स्टेप से तो बहुत आगे निकल गए हैं। अब ये डिवाइसेस हेल्थ इंटेलिजेंस पर फोकस कर रहे हैं। सिर्फ स्टेप्स या हार्ट रेट नहीं, अब ये कैलोरी बर्न, नींद की क्वालिटी, यहाँ तक कि स्ट्रेस लेवल्स और इमोशंस को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं करते, उसको एनालाइज करके पर्सनलाइज्ड हेल्थ टिप्स भी देते हैं। सोचो आपकी वॉच डिटेक्ट करती है कि आपका स्ट्रेस लेवल हाई है और सजेस्ट करती है कि शायद एक छोटा ब्रेक ले लो। ये तो काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है, स्पेशली आजकल की बिजी लाइफ में। लेकिन क्या ये सब फीचर्स सिर्फ उन हाई एंड लाखों रुपए वाले फोन्स में मिल रहे हैं, या मेरे जैसे नॉर्मल बजट वाले के लिए भी कुछ है? यही तो गेम चेंज हो रहा है। पहले शायद हाई एंड में था, पर अब नहीं। एआई वाले फीचर्स अब हर बजट सेगमेंट में फिल्टर डाउन हो रहे हैं। लगभग 25,000 रुपए से शुरू होकर 1 लाख प्लस तक हर रेंज में एआई एनेबल्ड स्मार्टफोन्स आ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सिर्फ मुंबई दिल्ली तक नहीं है। असली ग्रोथ टियर 2 और टियर 3 शहरों में दिख रही है। वहां के लोग भी अब स्मार्ट टेक अपना रहे हैं। तो स्मार्टनेस फोन से निकलकर अब पूरे घर में फैल रही है। स्मार्ट होम और आईओटी इकोसिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। एग्जैक्टली। कनेक्टेड लिविंग अब एक फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं रहा, मेन स्ट्रीम बन रहा है। लोग अब सीरियसली स्मार्ट एसी, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट वॉशिंग मशीन कंसिडर कर रहे हैं। फोन से कहीं भी बैठकर घर के अप्लायंसेस कंट्रोल करना, ऑफिस से निकलते वक्त एसी ऑन कर दिया, घर पहुंचे तो रूम एकदम चिल्ड। ये कन्वीनियंस लोगों को पसंद आ रही है। हाँ, कन्वीनियंस तो है, पर स्पेसिफिकली 2026 में स्मार्ट होम्स के लिए क्या नया एक्सपेक्ट करें? अभी जो है उससे आगे क्या? What's fascinating here is 2-3 मेजर एडवांसमेंट्स होने वाले हैं। पहला, मैटर प्रोटोकॉल का वाइडर अडॉप्शन। ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज जैसा है स्मार्ट डिवाइसेस के लिए।
अभी क्या होता है, अलग अलग ब्रांड के डिवाइस आपस में ठीक से बात नहीं कर पाते। मैटर आने से आपका सैमसंग का स्मार्ट बल्ब गूगल के स्पीकर से स्मूथली कनेक्ट हो पाएगा। एक यूनिफाइड इकोसिस्टम बनेगा। अच्छा, हाँ, वो इंटरऑपरेबिलिटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी इससे। बिल्कुल। दूसरा है एनर्जी सेविंग पर फोकस। नए स्मार्ट अप्लायंसेस ग्रिड रेडी होंगे, मतलब वो पावर ग्रिड से कम्युनिकेट करके तब ज्यादा बिजली खींचेंगे जब रेट्स कम होंगे, जैसे रात में। इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो सकता है, स्मार्ट भी और पॉकेट फ्रेंडली भी। ये इंटरेस्टिंग है। और तीसरा है एआई वॉइस असिस्टेंट्स और स्मार्ट होंगे। अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट जैसे प्लेटफॉर्म्स सिर्फ सिंपल कमांड्स नहीं, पूरी कॉन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। आप शायद सिर्फ इतना कहो मूवी नाइट मोड ऑन करो, और एआई समझ जाएगा कि लाइट्स डिम करनी है, टीवी ऑन करना है, एसी का टेम्परेचर सेट करना है। नेचुरल इंटरैक्शन होगा। तो ये सब सुनने में तो कमाल लग रहा है, लेकिन वही सवाल, अफोर्डेबिलिटी का क्या? क्या एवरेज मिडिल क्लास फैमिली ये सब अफोर्ड कर सकती है, या ये अभी भी लग्जरी आइटम है? अफोर्डेबिलिटी डेफिनेटली इंप्रूव हो रही है। एक तो लोगों की इनकम बढ़ रही है, दूसरा इजी फाइनेंस ऑप्शंस जैसे नो कॉस्ट ईएमआई, कैशबैक ऑफर्स, इन सब ने इन टेक्नोलॉजीज को आम आदमी की पहुंच मिला दिया है। अब एक बेसिक स्मार्ट होम सेटअप करना उतना भी प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव नहीं रहा जितना 4-5 साल पहले लगता था। ठीक है, फोन स्मार्ट हो गए, घर स्मार्ट हो गए। लेट्स स्विच गियर्स, थोड़ा एंटरटेनमेंट की तरफ। गेमिंग। इंडिया में गेमिंग का सीन क्या चल रहा है? मोबाइल गेमिंग तो हमेशा से बढ़ा रहा है। जिसमें कंटेंट बढ़ा है। मार्केट ऑलरेडी काफी बड़ा है, शायद $2 बिलियन के आसपास 2023-24 तक। पर एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि पीसी गेमिंग फिर से पॉपुलर हो रहा है। ओह रियली? पीसी गेमिंग? मुझे लगा सब मोबाइल पर ही शिफ्ट हो गए। क्यों हो रहा है ये शिफ्ट बैक? एक्सपीरियंस का फर्क है। सीरियस गेमर्स को बेटर ग्राफिक्स, स्मूदर गेम प्ले और ज्यादा इमर्सिव फील चाहिए, जो हाई एंड पीसीज ही दे पाते हैं। इसीलिए लोग अब बड़े गेमिंग मॉनिटर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फैंसी ओलेड पैनल्स वाले और खासकर हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्लेज, 240 हर्ट्ज या उससे भी ज्यादा। हाई रिफ्रेश रेट मतलब? रिफ्रेश रेट मतलब स्क्रीन कितनी तेजी से नया फ्रेम दिखा सकती है। जितना ज्यादा उतना स्मूथ मोशन दिखता है, स्पेशली फास्ट पेस्ड गेम्स में। बिल्कुल ब्लर फ्री एक्सपीरियंस। गॉट इट। तो बेटर एक्सपीरियंस के लिए लोग पीसी पर जा रहे हैं। और क्या नया है गेमिंग में? एक नया कैटेगरी डेवलप हो रहा है, हाइब्रिड गेमिंग डिवाइसेस। ये बेसिकली पीसी की पावर को स्मार्टफोन की पोर्टेबिलिटी के साथ कंबाइन करेंगे। सोचो एक हैंडहेल्ड डिवाइस जैसे फोन या टैबलेट, जिस पर आप हाई फिडेलिटी पीसी गेम्स खेल सको। इंडिया जैसे मोबाइल फर्स्ट मार्केट के लिए ये काफी डिसरप्टिव हो सकता है। और उनके लिए जिनके पास ना पावरफुल पीसी है ना हाइब्रिड डिवाइस खरीदना है, उनके लिए कोई ऑप्शन? हाँ, उनके लिए क्लाउड गेमिंग है। ये टेक्नोलॉजी बेसिकली हार्डवेयर की जरूरत को कम कर देती है। गेम एक्चुअल में दूर किसी पावरफुल सर्वर पर चलता है और वीडियो स्ट्रीम होकर आपके डिवाइस, फोन, लैपटॉप या टीवी पर आता है, बिल्कुल जैसे आप नेटफ्लिक्स देखते हो। बस एक अच्छा स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। इससे हाई एंड गेमिंग बहुत ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जाती है। क्लाउड गेमिंग काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। वैसे गेमिंग के साथ साथ एक और चीज जो लाइटनिंग फास्ट हो गई है, वो है डिलीवरी। ये क्विक कॉमर्स या क्यू कॉमर्स क्या भला है? 10 मिनट में ग्रॉसरी डिलीवरी, ये हो कैसे रहा है? मैजिक है क्या? मैजिक नहीं बॉस, प्योर टेक और सॉलिड लॉजिस्टिक्स का खेल है। क्यू कॉमर्स ने ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट का 25-30% हिस्सा कैप्चर कर लिया है। और ग्रोथ फिगर्स देखो, जो मार्केट 2022-23 में शायद 0.3 बिलियन का था, उसके 2025 तक 5 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ये 10 से 15 गुना जंप है। वो 15x ग्रोथ, बट 10 मिनट में कैसे? मेरे घर से पास की दुकान जाने में भी 10 मिनट लग जाते हैं। इसके पीछे 3 बड़े पिलर्स हैं। पहला, डार्क स्टोर्स। ये छोटे छोटे वेयर हाउसेज होते हैं जो शहर के अंदर रेजिडेंशियल एरियाज के पास स्ट्रेटेजिकली प्लेस किए जाते हैं, सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए। दूसरा, एआई पावर्ड लॉजिस्टिक्स। एआई रियल टाइम में डिमांड प्रेडिक्ट करता है, सबसे एफिशिएंट डिलीवरी रूट बताता है, इन्वेंट्री मैनेज करता है। सब कुछ ऑप्टिमाइज्ड होता है स्पीड के लिए। और तीसरा? तीसरा, लास्ट माइल डिलीवरी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बढ़ता इस्तेमाल। ईवीज डिलीवरी वाले भी ये भी चला रहे हैं? हाँ, क्यू कॉमर्स कंपनीज तेजी से ईवीज अडॉप्ट कर रही हैं। ये एनवायरनमेंट के लिए तो बेहतर है ही, प्लस इनका रनिंग कॉस्ट पेट्रोल डीजल से काफी कम होता है और मेंटेनेंस भी कम है। रिलायबिलिटी भी ज्यादा है, जो 10-15 मिनट के टाइट डेडलाइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यू कॉमर्स सिर्फ दाल चावल तक ही सीमित है, या कुछ और भी मिल रहा है इतनी जल्दी? नहीं, अब ये मॉडल एक्सपैंड हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फोन चार्जर, दवाइयाँ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इवन पेट फूड, सब कुछ अब 10-15 मिनट में डिलीवर हो रहा है।
इसने ना कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस को फंडामेंटली बदल दिया है। अब लोगों को इंतजार करना पसंद नहीं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है। सही बात है, पेशेंस लेवल कम हो गया है सबका। तो डिलीवरी में ईवीज की बात हुई, अब थोड़ा ब्रॉडर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर फोकस करते हैं। लग रहा है 2026 तक सड़कें काफी ग्रीन होने वाली हैं। बिल्कुल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्पेशली टू व्हीलर्स E2W यानी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, बाइक्स और थ्री व्हीलर्स E3W यानी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाज, इनका एडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। प्रोजेक्शंस के हिसाब से 2025 तक E2W मार्केट $1.8 बिलियन और E3W मार्केट 1.5 बिलियन का हो सकता है इंडिया में। और 2026 में क्या बड़े मूव्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्पेस में? बड़ी कंपनीज एग्रेसिव टारगेट सेट कर रही हैं। एक उदाहरण है इंडोफास्ट एनर्जी का, जिन्होंने प्लान किया है 2026 तक 20,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सड़कों पर उतारने का, खासकर ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी के लिए। और लोगों की सबसे बड़ी चिंता होती है रेंज की, बैटरी खत्म हो गई तो क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए वो मार्च 2026 तक 2,750 बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस भी लगाने का प्लान कर रहे हैं। ये स्टेशंस लगभग 1.5 लाख ईवीज को सपोर्ट कर सकेंगे। बैटरी स्वैपिंग मतलब रुक कर चार्ज करने की झंझट नहीं, बस डिस्चार्ज बैटरी निकालो, फुल्ली चार्ज वाली लगाओ और चलते बनो। एग्जैक्टली। जैसे गैस सिलेंडर बदल दें, वैसे बैटरी बदल लो। सिर्फ 2-3 मिनट का काम टाइम बचाता है, खासकर कमर्शियल यूज के लिए। और ईवीज अब सिर्फ महंगे नहीं रहे, मार्केट में अब अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी हैं और प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवीज भी। हर प्राइस पॉइंट पे ऑप्शंस आ रहे हैं। एनवायरनमेंट के अलावा आम आदमी को इससे क्या सीधा फायदा है? सबसे बड़ा फायदा है रनिंग कॉस्ट। पेट्रोल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती पड़ती है। जो लोग रोज ज्यादा ट्रैवल करते हैं, जैसे ऑफिस जाने वाले या डिलीवरी पार्टनर्स, उनके लिए ये बहुत बड़ी सेविंग है। इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में ये एक मेजर ड्राइवर है अडॉप्शन का। ओके, तो ट्रांसपोर्ट का तरीका बदल रहा है, डिलीवरी का तरीका बदल रहा है, तो शॉपिंग का ओवरऑल तरीका भी बदल रहा होगा। हमने क्यू कॉमर्स की बात की, लेकिन अब ये वर्टिकल कॉमर्स और क्रिएटर इकोनॉमी क्या चीज़ है? हाँ, ये ई कॉमर्स का नेक्स्ट फेज है। पहले थे बड़े हॉरिजॉन्टल मार्केट प्लेसेस, जहाँ A to Z सब कुछ मिलता था, जैसे Amazon या फ्लिपकार्ट। अब ट्रेंड है वर्टिकल कॉमर्स का, मतलब ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो किसी एक खास कैटेगरी पर ही फोकस करते हैं, जैसे सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, नाइका, या सिर्फ फर्नीचर, पेपरफ्राई। इससे स्पेशलाइजेशन और बेटर क्यूरेशन मिलती है। और साथ ही डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C ब्रांड्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, जो बिना किसी रिटेलर के सीधा कस्टमर को ऑनलाइन सेल करते हैं। और इसमें क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स का क्या रोल है? उनकी तो हर जगह बात हो रही है, बहुत क्रूशियल रोल है। लोग अब सिर्फ ब्रांड के एड्स पर उतना भरोसा नहीं करते जितना अपने फेवरेट क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स पर करते हैं। अगर कोई क्रिएटर किसी प्रोडक्ट को रेकमेंड करता है तो लोग सुनते हैं। इससे पूरी क्रिएटर इकोनॉमी बन गई है, जिसमें अलग-अलग बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं। क्रिएटर्स को टूल्स प्रोवाइड करने वाले प्लेटफॉर्म्स, सास, स्पेसिफिक टॉपिक या नीश के लिए मार्केट प्लेसेस, फैन फंडिंग प्लेटफॉर्म्स, ये नॉलेज, लाइफस्टाइल, हेल्थ, गेमिंग, एजुकेशन हर जगह फैल गया है। मतलब शॉपिंग अब एक्सपीरियंस बन रही है, सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं। और कोई नए शॉपिंग फॉर्मेट्स? बिल्कुल, और भी फॉर्मेट्स आ रहे हैं, जैसे असिस्टेड कॉमर्स, जहां कोई एक्सपर्ट ऑनलाइन आपकी शॉपिंग में हेल्प करता है प्रोडक्ट चूज करने में। कन्वर्सेशनल कॉमर्स, जहां आप चैटबॉट या लाइव एजेंट से व्हाट्सएप जैसी चैट करके चीजें ऑर्डर कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर कॉमर्स तो है ही। लाइव कॉमर्स या वीडियो कॉमर्स भी पॉपुलर हो रहा है, जहां लाइव वीडियो स्ट्रीम में प्रोडक्ट्स डेमोन्स्ट्रेट किए जाते हैं और व्यूअर्स वहीं से क्लिक करके खरीद सकते हैं। इवन ग्रुप बाइंग, जहां लोग मिलकर बल्क में ऑर्डर करते हैं डिस्काउंट के लिए, ये भी वापस आ सकता है। वाओ, शॉपिंग के इतने नए तरीके। पेमेंट्स कैसे कीप अप कर रहे हैं? यूपीआई ने तो क्रांति ला दी है। इसके आगे क्या? यूपीआई तो बेंचमार्क है, वर्ल्ड क्लास इनोवेशन है इंडिया का। पर टेक्नोलॉजी रुकती नहीं है। 2026 तक हम और एडवांसमेंट्स देख सकते हैं। एक है वेरेबल पेमेंट्स। आपकी स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड से ही टैप करके पेमेंट हो जाएगी, फोन निकालने की भी जरूरत नहीं। दूसरा, वॉइस एक्टिवेटेड पेमेंट्स का पोटेंशियल है। सोचो, आप सिर्फ बोलकर पेमेंट अप्रूव कर दो। एआई असिस्टेंट्स इसमें मदद कर सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी इंटीग्रेशन, ये अभी बहुत अर्ली स्टेज में है इंडिया में। रेगुलेशंस भी क्लियर नहीं है, पर इस पर नजर रखनी होगी कि ये फ्यूचर में कैसे इंटीग्रेट होता है पेमेंट सिस्टम्स के साथ। पेमेंट्स के साथ साथ एक और सेक्टर जिसमें टेक्नोलॉजी ने बहुत इम्पैक्ट डाला है वो है हेल्थ टेक।
पेंडेमिक के बाद इसमें काफी तेजी आई है ना? बहुत ज्यादा। टेक्नोलॉजी अब हेल्थ केयर डिलीवरी का एक एसेंशियल हिस्सा बन गए हैं। एक बड़ा ट्रेंड है रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग। आपके वियरेबल डिवाइस से हेल्थ डेटा जैसे हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन रियल टाइम में डॉक्टर तक पहुंच जाना। फिर है AI पावर्ड डायग्नोस्टिक्स। AI एल्गोरिदम्स मेडिकल इमेजेस जैसे एक्सरेज या हेल्थ रिकॉर्ड्स को एनालाइज करके बीमारियों का जल्दी पता लगाने में डॉक्टर्स की हेल्प कर रहे हैं। और सबसे इम्पैक्टफुल है टेलीमेडिसिन। इसके जरिए अब छोटे शहरों या गांव में बैठे लोग भी बड़े शहरों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर पा रहे हैं। एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर बढ़ रहा है। ये एक्सेस वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री के लिए। इतनी अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर्स, टेक्नोलॉजी इस डाइवर्सिटी को कैसे हैंडल कर रही है? क्या टेक सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग एलीट के लिए है? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जवाब ही इंडिया की टेक सक्सेस स्टोरी का सीक्रेट सॉस है। डेटा दिखाता है कि टियर 2 से टियर 4 शहरों में ऑनलाइन शॉपिंग 77% तेजी से बढ़ रही है टियर 1 सिटीज के कंपैरिजन में। इस रफ्तार का बड़ा कारण है वर्नाक्युलर अप्रोच। वर्नाक्युलर अप्रोच मतलब टेक अब सिर्फ इंग्लिश में नहीं है। एप्स और वेबसाइट्स अब 15 से ज़्यादा इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। इंटरफेसेस वॉइस बेस्ड हो रहे हैं, यानी आप बोल कर सर्च कर सकते हो या ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इससे उन लोगों को बहुत मदद मिलती है जो टाइप करने में कंफर्टेबल नहीं है या पढ़ना लिखना नहीं जानते। और प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस भी अब लोकल फेस्टिवल्स, कल्चर और पसंद के हिसाब से पर्सनलाइज की जा रही हैं। टेक्नोलॉजी सबके लिए बन रही है। और ये नए ऑनलाइन शॉपर्स कौन है? कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? ये डेमोग्राफिक काफी इंटरेस्टिंग है। रिसर्च बताती है कि इनमें से एक बड़ा हिस्सा 35 साल से ऊपर की महिलाओं का है जो टियर 2, 3 और 4 शहरों से बिलोंग करती हैं। ये एक बहुत बड़ा कंज्यूमर सेगमेंट था जो अब तक डिजिटल इकोनॉमी से उतना जुड़ा हुआ नहीं था। अब टेक कंपनीज इन तक सक्सेसफुली पहुंच रही हैं। एक और ग्लोबल ट्रेंड जो इंडिया में भी जोर पकड़ रहा है वो है सस्टेनेबिलिटी का। लोग अब एनवायरनमेंट को लेकर ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। टेक सेक्टर इस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है? बिल्कुल, कॉन्शियस कंजम्पशन एक बड़ा थीम है। लोग अब ऐसे प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स ढूंढ रहे हैं जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हों। इसलिए री-कॉमर्स यानी पुरानी चीज़ों को खरीदने बेचने का मार्केट जैसे रिफॉर्बिश्ड फोन्स या इलेक्ट्रॉनिक्स तेज़ी से बढ़ रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल्स जहां वेस्ट कम हो और रिसोर्सेज रीयूज हों वो पॉपुलर हो रहे हैं। और स्मार्ट अप्लायंसेज में भी एनर्जी एफिशिएंसी एक की सेलिंग पॉइंट बन गया है। लोग ऐसे एसीज या फ्रिज लेना पसंद कर रहे हैं जो कम बिजली खाएं। इतने सारे ट्रेंड्स हमने डिस्कस किए, AI, IoT, EVs, क्यू कॉमर्स, ये सब पॉसिबल कैसे हो रहा है? व्हाट आर द की एनेबलर्स? कौन से फैक्टर्स हैं जो इस ग्रोथ को फ्यूल कर रहे हैं? कई चीजें एक साथ हो रही हैं। पहला तो है इंफ्रास्ट्रक्चर। 5G का रोल आउट स्पीड और कनेक्टिविटी को बूस्ट दे रहा है। इंटरनेट पेनिट्रेशन ऑलरेडी काफी हाई है। जून 2023 में इंडिया में लगभग 900 मिलियन इंटरनेट कनेक्शंस थे और 2025 तक 1.1 बिलियन स्मार्टफोन यूजर्स होने का अनुमान है। ये स्केल ही अपने आप में जबरदस्त है। हाँ, स्केल तो है इंडिया का। दूसरा है गवर्नमेंट का पुश। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने अवेयरनेस और अडॉप्शन बढ़ाया है। ईवीज के लिए फेम 2 जैसी सब्सिडी स्कीम्स हैं। फिनटेक और डिजिटल पेमेंट्स को भी गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस के थ्रू सपोर्ट किया है। और तीसरा है इकोनॉमिक फैक्टर्स। देश में एफ्लुएंट पॉपुलेशन जिनकी सालाना इनकम $10,000 यानी लगभग 8 लाख रुपए से ज्यादा है, तेजी से बढ़ रही है। 2023 में 4 करोड़ थी, 2028 तक 9 करोड़ के पास होने का अनुमान है। इनके पास डिस्क्रेशनरी इनकम है टेक पर खर्च करने के लिए, और इजी फाइनेंसिंग ऑप्शंस ने प्रीमियम प्रोडक्ट्स को भी एक्सेसिबल बना दिया है। सब कुछ इतना रोजी लग रहा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी तो होंगे रास्ते में। स्पीड ब्रेकर्स क्या? हाँ, चैलेंजेस भी हैं और उन्हें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा कंसर्न है डेटा प्राइवेसी का। जैसे जैसे AI हमारी लाइफ में और गहराई से इंटीग्रेट होगा, हमारे पर्सनल डेटा को सेफ रखना और उसका मिसयूज रोकना क्रिटिकल होगा। इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस और इन्फोर्समेंट चाहिए। दूसरा है डिजिटल डिवाइड। ये पक्का करना होगा कि टेक्नोलॉजी का फायदा सिर्फ बड़े शहरों या अमीर लोगों तक सीमित ना रहे, बल्कि छोटे शहरों, गांव और कम इनकम वाले लोगों तक भी पहुंचे। ये जरूरी है। तीसरा, ईवी एडॉप्शन तभी स्केल करेगा जब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाइड स्प्रेड और रिलायबल होगा। अभी भी चार्जिंग स्टेशंस की कमी है, स्पेशली हाईवेज पर और स्मॉलर टाउन्स में। बैटरी स्वैपिंग एक सोल्यूशन है, पर चार्जिंग नेटवर्क भी साथ साथ बढ़ाना होगा। और चौथा, स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी।
AI, IoT, EV टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस्ड फील्ड्स में काम करने के लिए ट्रेन्ड इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट्स और टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ेगी। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। सही है। चैलेंजेस तो हैं, तो फिर बॉटम लाइन क्या है? अगर हम 2026 के इंडियन कंज्यूमर टेक लैंडस्केप को समराइज करें तो कैसा दिखेगा? व्हाट्स द फाइनल टेक अवे? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, 2026 का इंडिया टेक के मामले में डेफिनेटली और ज्यादा इंटेलिजेंट, सीमलेसली कनेक्टेड, इनक्रेडिबली फास्ट और इंक्रीजिंगली सस्टेनेबल होगा। AI हर डिवाइस में होगा। IoT घरों और शहरों को स्मार्ट बनाएगा, 5G एक्सपीरियंसेस को ट्रांसफॉर्म करेगा और EVs ट्रांसपोर्ट को क्लीन करेंगे। ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में काम करती रहेगी, हमारी लाइफ को आसान बनाती हुई। और इंडिया की स्टोरी दो चीजों से यूनिक बनती है। एक है स्केल, यहाँ कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसे करोड़ों लोग एक साथ अपनाते हैं। दुनिया में ऐसा स्केल कहीं नहीं मिलता। और दूसरी है फ्रूगल इनोवेशन की कैपेबिलिटी। इंडियन कंपनीज कम कॉस्ट में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाने में माहिर हैं। ये कॉम्बिनेशन इंडिया को ग्लोबल टेक मैप पर बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। तो कंज्यूमर्स के लिए तो फ्यूचर काफी एक्साइटिंग लग रहा है। डिवाइसेस जो हमारी ज़रूरत एंटिसिपेट कर लें, घर जो खुद को मैनेज करें, सामान मिनट में डिलीवर हो जाए और आने जाने के सस्ते और क्लीन ऑप्शंस मिलें। इट साउंड्स ऑलमोस्ट यूटोपियन। बिल्कुल, और बिजनेसेस के लिए भी ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी का टाइम है, क्योंकि एक बड़ा डिजिटली सैवी मिडिल क्लास तेजी से ग्रो कर रहा है, जो नई टेक्नोलॉजी ट्राई करने को तैयार है। अब सवाल ये नहीं है कि ये टेक्नोलॉजीज इंडिया में चलेंगी या नहीं, सवाल सिर्फ ये है कि इंडियन कंज्यूमर्स इन्हें कितनी तेजी से अडॉप्ट करेंगे। और अगर हम करंट पेस देखें तो लगता है शायद दुनिया में सबसे तेजी से। एक आखिरी सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी और कन्वीनियंस के बीच क्या हम ह्यूमन कनेक्शन कहीं खो देंगे? क्या टेक्नोलॉजी हमें और आइसोलेट कर देगी? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और शायद इसका जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं, हमारे उसे करने के तरीके में है। टेक्नोलॉजी एक टूल है, उसे कैसे इस्तेमाल करना है वो हम पर डिपेंड करता है। हम उसे कनेक्शन बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं या उससे दूर जाने के लिए भी। शायद 2026 का चैलेंज सिर्फ टेक अडॉप्ट करना नहीं, बल्कि उसे थॉटफुली, मतलब सोच समझकर इंटीग्रेट करना होगा अपनी लाइव्स में, ताकि बैलेंस बना रहे। सही कहा। ये बैलेंस जरूरी है। ओके, तो हमें उम्मीद है आज की हमारी ये चर्चा आप सबको पसंद आई होगी। ऐसी और डिस्कशंस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टॉक एंड हील को। सिया।